हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, व्याख्या कीजिए। चौथा करेंगे कि महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। तो मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गौड़ और आप देख रहे हैं यूपीएससी PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठें और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप इनको लिख लीजिए, इनका नोट्स बनाते जा रहिए। और सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने, जो विदेशी हैं लेकिन भारत में बसकर विभिन्न स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका बहुत अहम है, और उनके नाम आप लिख लीजिए और उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एक तर्कसंगत और उचित कारणों से प्रेरित था, इसलिए इसकी शुरुआत के बाद यह कई विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने में सफल रहा, और इन नागरिकों ने इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहला नाम है रेवरेंड चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, इनको आप अंडरलाइन या लिख लीजिए। एक धार्मिक नेता और महात्मा गांधी के करीबी अनुयायियों में से एक थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एंड्रयूज के योगदान को देखते हुए सेंट स्टीफन कॉलेज के अनेक छात्रों और गांधी ने इन्हें दीनबंधु या गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी। दूसरा नाम है एनी बेसेंट। यह एक आयरिश नागरिक थी जो एक प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनीतिक मार्गदर्शक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता थीं। इन्होंने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था भर्तियों द्वारा स्वशासन की मांग का समर्थन करना था। मैडलिन स्लेड एक ब्रिटिश नागरिक थी। ये गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारत आईं। इन्हें गांधी जी ने मीराबेन का नाम दिया था। ये गांधी जी सामाजिक राजनीतिक अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने खादी और सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए देश भर में यात्रा की थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड निवासी कैथरीन मैरी हैटमैन। इन्होंने क्या किया कि गांधी जी की सलाह पर इन्होंने अपना नाम सरला बहन रखा और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता बनी। सेवा संग्राम में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है मीरा अल्फांसो। यह एक फ्रांसीसी महिला थी जो कि अरविंदो से जुड़ी। इन्होंने महिलाओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है सिस्टर निवेदिता, जिनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था और एक आयरिश महिला थी। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। इन्होंने भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। इसी तरह देखेंगे कि अधिकांश विदेशी भारत जो है समाज सेवा के प्राथमिक उद्देश्य से भारत आए थे, तथा यहाँ की स्थिति को देखकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया। तो ये कुछ नाम थे, आप इनको नोट डाउन कीजिए। इनका एक स्क्रिप्ट और शॉर्ट नोट बनाइए, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और कोशिश कीजिएगा इसको आप माइंड में ही मेमोराइज करके रखें। सिर्फ आप नाम देखें और उनके बाद का आप कुछ भी ना लिखें। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों की विवेचना कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन है अबुल कलाम आज़ाद। लिखना शुरू करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के उन अग्रणी राष्ट्रीय नेताओं में से एक हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि स्वतंत्रता उपरांत भी देश की एकता, अखंडता, स्थिरता एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के तरीकों पर दृढ़ता से विश्वास किया था। तो अब इनके योगदान के बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने क्या क्या योगदान दिया और क्या संघर्ष रहा। स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करने के लिए इन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया और सामाजिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किया। अल हिलाल के माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना शुरू किया। असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत समिति के प्रमुख रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की और मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कैबिनेट मिशन से बात की थी। भारतीय उदार मुसलमानों के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त था, इसलिए इन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम पर इन्होंने इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक भी लिखी थी। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे कभी कभार बुक्स और उनके राइटर के बारे में पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में तो कभी कभार ही पूछते हैं, लेकिन जो स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी इसमें आपसे कभी कभी बुक और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन या लिख जरूर लीजिए। स्वतंत्रता के बाद के योगदान, इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और कई बार विवाद में भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और यूजीसी जैसे संस्थाओं की स्थापना में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। शिक्षा एवं संस्कृति के विकास में मौलाना आज़ाद का योगदान अद्वितीय है। आज़ाद ने सांस्कृतिक और साहित्यिक अकादमियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संगीत, नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी सहित कई संस्थानों की स्थापना की। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, व्याख्या कीजिए। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब तक रहा? 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। इन्होंने जिन नीतियों एवं विकासात्मक कार्यों को प्रारंभ किया, उससे आधुनिक भारत की नींव पड़ी। पहले हम देखेंगे प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, समाज सुधार और अन्य, जैसे रेलवे की शुरुआत उन्होंने की। देखते हैं सबसे पहले प्रशासनिक सुधार। इन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों का राजनीतिक एकीकरण किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, जिसने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने केंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया। इन्होंने हड़पे गए राज्यों को नॉन रेगुलेटरी सिस्टम में रखा, जहां पर प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1852 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम तथा वर्ष 1954 में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की और इसके साथ डाक विभाग की स्थापना की। सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण के लिए एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सैन्य सुधार देखते हैं। ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। तोपखाने को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। हिमाचल की तलहटी में एक नया गोरखा रेजिमेंट बनाया। इनके द्वारा समाज सुधार किए गए, उनको देख लेते हैं। उच्च जातियों में प्रचलित
कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई। उड़ीसा व मध्य प्रांत में निवास करने वाले कौन जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। डलहौजी ने 1850 में धार्मिक अक्षमता अधिनियम पारित किया, जिसके कारण अब धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकेगा। वर्ष 1855 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया। अब हिंदुओं में विधवा का पुनः विवाह होना कानून वैध हो गया। आर्थिक और वाणिज्यिक सुधार। डलहौजी ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया। इन्हें रेलवे का जनक भी कहा जाता है। डलहौजी ने भारत में एक नए परिवहन रेलवे की शुरुआत की। यह शहरों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बनाया गया ताकि वस्तुओं का आवागमन आसानी से हो सके। आपको पता होना चाहिए कि ये आवागमन सुनिश्चित करना मतलब जब अंग्रेज भारत को लूट कर ले जा रहे थे तो और जो भी इन्होंने औद्योगिक विकास किया था तो जो भी सामान यहाँ से ले जाते थे तो बंदरगाह तक उस सामान को पहुँचाने के लिए इनके लिए सस्ता और सुगम और तेज परिवहन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने रेलवे की शुरुआत की थी। शैक्षणिक सुधार। वुड का डिस्पैच ऑफ 1845 की प्रेरणा से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। प्रत्येक जिले में एंग्लो देसी भाषा का स्कूल और एक अलग शिक्षा विभाग स्थापित किया। वर्ष 1856 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए योजनाएं तैयार हो गईं। डलहौजी के काल में रुड़की व अन्य प्रेसिडेंसी में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ। इसलिए डलहौजी को भारत में प्रोफेशन और तकनीकी शिक्षा का पिता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने लगभग सभी विभागों में सुधार किए। इनके सामाजिक व अन्य सुधारों को 1857 के विद्रोह के कारणों में गिना जाता है, लेकिन डलहौजी के अधिकांश सुधारों ने भारत में आधुनिकीकरण की नींव डाली थी। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो और आंसर लिखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसावादी पद्धतियों का प्रयोग किया। उन्होंने आम जनता को लक्ष्य प्राप्ति हेतु सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये मार्ग आज भारतीय समाज का हिस्सा बन गए हैं। स्वतंत्रोत्तर काल में सरकार के जन विरोधी निर्णयों के विरुद्ध आम जनता द्वारा इसी मार्ग का सहारा लिया जाता रहा है। यदि महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद हमारा विरोध का तरीका अलोकतांत्रिक या हिंसात्मक होता। महात्मा गांधी सदैव नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग रहे। वे अभिव्यक्ति और संगठन निर्माण के पक्षधर थे तथा इस हेतु उन्होंने संघर्ष किया। उक्त अधिकार वर्तमान में देशवासियों को प्राप्त है। ये अधिकार गांधी जी के बिना संभव नहीं होते। महात्मा गांधी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दलितों और महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को महत्व दिया। उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा पंथ निरपेक्षता के मूल्यों पर जोर दिया। सांप्रदायिक शक्तियों एवं जातिवाद की सदैव कटु आलोचना की। गांधी जी के ये मूल्य वर्तमान में सभी के लिए मान्य है। इन मूल्यों के बिना आज का समाज और राजनीति आज की परिस्थितियों के विपरीत होती। महात्मा गांधी के उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर जोर दिया तथा उन्होंने कुछ सीमित लोगों के संघर्ष को जन संघर्ष में परिवर्तित कर दिया था। महिलाओं, जिनका कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी के अंदर था, को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया। धार्मिक, भाषाई तथा जातीय विविधता से युक्त भारत को स्वतंत्रता के लक्ष्य से जोड़कर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर बल दिया।
गांधी जी के बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित वर्ग स्वतंत्रता के पश्चात भी शायद अपने अधिकारों से वंचित रहते, हिंसा को बढ़ावा मिलता और स्वतंत्रता मूल्य विहीन हो जाती। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता में गांधी जी का योगदान अमूल्य था तथा उनके आदर्शों और मूल्यों के बिना स्वतंत्र भारत की कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। तो ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की विभिन्नताओं पर प्रकाश डालना है। हमें बताना है कि सुभाष चंद्र बोस किस तरह की नीति अपनाते थे और महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं। तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में गांधी जी और उनके आदर्शों के अनुयायी थे। ये अहिंसात्मक प्रतिरोध और गांधी जी द्वारा वकालत किए गए सत्याग्रह की रणनीतियों में विश्वास करते थे। हालांकि वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन और वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इनका स्वतंत्रता हासिल करने के लिए गांधी जी की कार्यप्रणाली में विश्वास खत्म होने लगा और गांधी जी की संघर्ष समझौता फिर संघर्ष की रणनीति में बोस का विश्वास नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी की राय पर चलने लगे और बाल गंगाधर तिलक व अरविंद घोष की कार्यप्रणाली में विश्वास करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस पूर्व रूप से रूसी क्रांति और एशियाई देश जापान का एक साम्राज्य के रूप में उदय से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए रूस, जर्मनी व जापान का दौरा किया। गांधी जी स्वदेशी, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे स्वदेशी ताकतों पर विश्वास करते और उन्हीं के अनुकूल रणनीति बनाते थे। गांधी जी एक उदारवादी राष्ट्रवादी थे और टैगोर जैसे नेताओं से प्रेरित थे। इनका एक सार्वलौकिक दृष्टिकोण था। जब गांधी ने सामाजिक सुधार, नागरिकों की शिक्षा और निचले तबके के उत्थान पर जोर दिया, तब ऐसे समय में बोस ने औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सेना बनाने का प्रयास किया और इसे चुनौती दी। नैतिकता के आधार पर गांधी जी ने नाजी शासन का विरोध किया। बोस द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का फायदा उठाकर ब्रिटिश शासन को भारत की भूमि से बाहर करना चाहते थे। गांधी जी अंग्रेजों से शांतिप्रिय ढंग से भारत के लिए प्रभुत्व चाहते थे, जबकि बोस इनका सर्वनाश चाहते थे। गांधी जी के अनुसार साधन साध्य को औचित्यपूर्ण सिद्ध करता है, जबकि बोस के अनुसार साध्य साधन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करता है। हालांकि इनके दृष्टिकोण में मतभेदों के बावजूद इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निभाई गई भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में भिन्नता। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा आंसर सबसे बेस्ट लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन और आंसर लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।